तो आज की लेक्चर्स में हम जानेंगे, कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे और इसको कैसे याद करना है। पूरे सिलेबस के हिसाब से मैंने जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये लेक्चर्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ। आप शुरू से लास्ट तक देखें। और जब मैं कोई लेक्चर्स अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल में, तो आप ज़रूर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, कॉपी पेन आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ और जो स्लाइड है, वो स्लाइड और मेरे जो बोला गया है उसको नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाइए। बेहतर नोट्स बनाएंगे तो आप कोई भी एग्जामिनेशन सक्सेस हो सकते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के जूरिस्प्रूडेंस में क्या चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये देखिएगा, ये डेफिनेशन इतना ज़्यादा उपयुक्त है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि विधि शास्त्र देवी और मानवीय बातों का ज्ञान और उचित और अनुचित का विज्ञान है। ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को किसने डिफाइन किया था? ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं आज के समय में बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त नज़र आता है। आधुनिक जो विधि शास्त्र है, इसमें इस डेफिनेशन का उपयोग खूब किया जाता है, पूरे दुनिया में किया जाता है। याद रखिएगा, ये अल्पियन का ठीक है डेफिनेशन है। यह परिभाषा रोमन विधि शास्त्री अल्पियन ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट में कहा था। डाइजेस्ट इसकी किताब का नाम है, अल्पियन। और ये जो आप देख रहे हैं, विधि शास्त्र देवी और मानवीय बातों का ज्ञान है, उचित और अनुचित का विज्ञान है। ठीक है, ये डाइजेस्ट में मिलता है। विधि शास्त्र की उत्पत्ति की अनुकूलता पर प्रभाव डालने वाली यह परिभाषा अत्यधिक व्यापक है, क्योंकि हम जानते हैं विधि शास्त्र में विधि के मुख्य दो स्रोत होते हैं। पहला देवी विधि होती है और दूसरा मानवीय विधि होती है। देवी विधि यानी कि नेचुरल लॉ, और मानवीय विधि यानी कि आजकल जो लेजिस्लेशन बनता है, विधायन बनता है, वो विधि। यानी कि विधि शास्त्र में जो देवी विधि है प्राचीन समय की विधि है, और वो धीरे धीरे विकसित होती चली गई है। जो आज वर्तमान समय में, जिसको आप लोग मोरलिटी कहते हो, धर्मशास्त्र या रूढ़िया कहते हो या प्रथा कहते हो, और जो विद्वान लोग हैं उसको कारण मानते हैं, कॉज मानते हैं, कारण के रूप में रखते हैं। तो ये जो देवी विधि है, ठीक है, पहले जब राजा नहीं होते थे, शासन नहीं होता था, तब उस समय जो भी मुखिया होता था, जिसको आप लोग राजा का प्रतीक मानते थे, उनके द्वारा और लोगों यानी कि समाज के द्वारा प्रथा, परंपराओं और प्रकृति के जो नियम है उस नियम के हिसाब से संचालित होता था। जैसे भाईचारा की भावना, ये कम बड़ा विधि नहीं है। भाईचारा की भावना यानी कि मनुष्य एक दूसरे को भाई भाई समझे, और इस संसार को संचालित करने वाला कोई ऐसी शक्ति है, ठीक है, और वो शक्ति का प्रतीक राजा है, इस रूप में वो मानते थे। लेकिन आजकल मानवीय विधि का चलन है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में या पूरे विश्व में की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, सभी जगह कोई न कोई शासन पद्धति जरूर है। और शासन पद्धति से तात्पर्य पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आजकल पूरी दुनिया पार्लियामेंट्री सिस्टम से चल रही है, यानी कि कानून बनाने की एक संस्था है जो उस कानून को बनाकर पूरे देश में लागू किए जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये डेफिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँ कि मेरे अनुसार से एक प्रोफेसर होने के नाते दोनों का सम्मिलन है। देवी विधि और मानवीय विधि दोनों को मिला देंगे, एक संपूर्ण विधि बनेगा, जिसको हम लोग विधि शास्त्र कहेंगे। यानी कि दोनों का अध्ययन करना चाहिए, दोनों का पुट मिलता है। जैसे पर्टिकुलर भारत में अंतरजातीय विवाह एक विधि है, मानवीय विधि है, लेकिन समाज क्या
अंतरजातीय विवाह को अच्छा मानती है या नहीं मानती है। तो ये इच्छा का सिद्धांत है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा होगा तो इंटरकास्ट मैरिज को वैलिड मान लेंगे, और इच्छा नहीं है तो इंटरकास्ट मैरिज को जो है वो बेहतर नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों का जो पुट है, दोनों का जो सम्मिलन है, वो हमें आज के समय में दिखाई देता है। इसलिए अल्पियन का ये डेफिनेशन आज के समय में ज़्यादा उपयोगी प्रतीत होता है। ठीक है, अल्पियन, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान। ठीक है, उनको जितना समझ में आया उतना उन्होंने अपने जूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशन में दे दिया। अल्प ज्ञान यानी देवी विधि को हम लोग अल्प ज्ञान बोलते हैं, मानवीय विधि को हम बृहद ज्ञान बोलते हैं, और इन्होंने देवी विधियों को और मानवीय विधियों को, दोनों विधियों को साथ में लेकर चला। तो इसलिए अल्प ज्ञान बोलिएगा, अल्पियन यानी कि अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति। ठीक है, दोनों विधि को मानती है। इसलिए अल्पियन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को आपको याद करना चाहिए। दूसरा चीज है, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्सन, यानी कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की अभिव्यक्ति है। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ में लिखा हुआ है, ये भी आज के समय में ज़्यादा प्रतीत होता है। केवल विधायन यानी कि लेजिस्लेशन, जो संसद में या राज्य विधानमंडल में कानून बनाती है, कानून बनती है और वो देश में लागू होती है, तो ऐसे कई कानून हैं जो कानून तो बन गया है लेकिन समाज के लिए वो उपयोगी नहीं है, या समाज उसको अपनी इच्छा के सिद्धांत के आधार पर पालन नहीं करती है, या शासन तंत्र में वो अनुपयोगी है। तब ऐसे स्थिति में प्रोफेसर जूलियस स्टोन कहते हैं कि ये जो कोई भी कानून है वो उचित है या अनुचित है, यानी कि वो विधि सम्मत है या विधि सम्मत नहीं है। जब वो न्यायालय में रिव्यू के लिए जाता है, समीक्षा के लिए जाता है, और न्यायालय जब समाज की मांग, लोगों की भीत और कानून के हित, जब सारे चीजों का एक प्रकार के उसके उपयोगिता को देखता है, विधि की उपयोगिता और समाज के हित दोनों का जब समन्वय करता है, तो ऐसे विधियों को या तो मान्य करता है या अमान्य करता है, या ऐसे विधियों को संवैधानिक घोषित करता है या असंवैधानिक घोषित करता है। तो इन्होंने कहा कि अधिवक्तागण वर्तमान ज्ञान के स्रोतों के आधार पर विधि की अवधारणाओं, पद्धतियों, आदर्शों का जो परीक्षण करते हैं, इसे ही विधि शास्त्र के विषय वस्तु कहा जा सकता है। वकीलों का कार्य शब्दों से है, वे उसकी कला के लिए कच्चे माल है। ठीक है, कला के लिए कच्चे माल की तरह हैं। जैसे केशवानंद भारती का केस आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। कहाँ सिद्धांत प्रतिपादित हुआ? उनका कहना है कि लॉयर, ठीक है, उस केस को केशवानंद भारती केस में लॉयर की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। जब केशवानंद भारती का केस नानी पालकीवाला ने पिटीशन के रूप में दायर किया, तो सारे जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा इस केस में कोई दम नहीं है, इस केस को तत्काल खारिज कर देना चाहिए। और वकील साहब जो है वो अपना साइटेशन देते गया, वो स्टडी करते गया, पूरे दुनिया भर के कानूनों का स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिएगा मेनका गांधी की केस में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो गोलकनाथ की केस में आपने देखा होगा कि यहाँ पर विधि और हित, समाज के हित दोनों का टकराव हो रहा था, और सामंजस्य करने में आपको पता है मानव अधिकार और कानून के बीच में ज्यादातर टकराव होता है, विधि और नैतिकता के बीच में टकराव है। तो इन सब को सुलझाने में
वकीलों की भूमिका इंपॉर्टेंट है। कोई भी मामला न्यायालय में वकीलों के माध्यम से जाता है। वकीलों का अध्ययन, वकीलों का जो अंतर्मुखी है ज्ञान, वही आपको जो है न्यायालय में प्रदर्शित होता है और वहीं से सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादित होता है। यानी कि स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर फेंकना, स्टोन मतलब पत्थर होता है। उन्होंने ऐसा पत्थर फेंका कि विधायन का औचित्य खत्म हो गया और पूर्व न्याय, लायर की भूमिका, जस्टिस की भूमिका और सर्वोच्च हो गया। तो इसलिए स्टोन ने पत्थर फेंका और उन्होंने वकीलों की अभिव्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना, संसद के कानून से भी और हमारे मोरलिटी से भी। यानी कि कोई भी कानून कानून नहीं है जब तक न्यायालय में समीक्षा न हो जाए। ये स्टोन का डेफिनेशन है। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विधि शास्त्र का जब महत्व की बात आता है तो यहां पर लास्की का ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि विधि शास्त्र का महत्व बताया गया है, विधि का नेत्र है। यानी कि विधि के लिए विधि शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मनुष्य के लिए आंखें इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही मनुष्य की तरह लॉ के लिए जूरिस्प्रूडेंस को जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, प्रत्येक जूरिस्प्रूडेंस में विधि का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, विधि का नेत्र कहा गया है। यानी कि यह वकीलों और न्यायाधीशों को विधायिका के द्वारा पारित कानूनों का सही अर्थ पता लगाने में मदद करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने स्टोन के बारे में कहा, स्टोन का ही एनालिसिस है लॉस्की। ठीक है, उन्होंने कहा कि विधायन केवल कानून बना देने मात्र से उनका काम खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि वकीलों और न्यायाधीशों के, ठीक है, न्यायाधीशों को विधायिका द्वारा पारित कानूनों का सही अर्थ पता लगाने के लिए, ठीक है, सही अर्थ पता लगाने के लिए विधि का सहारा लेना पड़ता है, सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है, उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है। और यह एक वकील के तार्किक, विधिक तर्क और पेशेवर कौशल को भी तेज करता है। यानी कि विधि का नेत्र है विधि शास्त्र। प्रत्येक न्यायाधीशों को, प्रत्येक वकीलों को, प्रत्येक लॉमेन को विधि शास्त्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। और जिस न्यायाधीश का या जिस वकील का या लॉमेन का जूरिस्प्रूडेंस कमजोर है, तो मान के चलिए वो एक अच्छे निर्णायक साबित नहीं हो सकते, एक अच्छे न्याय नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर लॉस्की 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 मतलब समझते हैं, तो उन्होंने जो है एक प्रकार के सारांश की बात करना, एक प्रकार के जीवन के अर्थ को, विधायिका के अर्थ को, न्यायपालिका के अर्थ को उन्होंने एक सारांश के रूप में प्रस्तुत किया है। शायद ये भी याद हो गया होगा, मैंने कहा अल्पियन, स्टोन और लॉस्की, ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो है विधि शास्त्र सकारात्मक विधि का विज्ञान है। यहाँ पर जो है पहले हॉलैंड के लोग, हॉलैंड को पढ़िए पहले जो है, यानी कि ये एक प्रकार के फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में बोलता है, पॉजिटिव लॉ के बारे में, लेकिन वो औपचारिक की बात करता है, फॉर्मल साइंस की बात करता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और लॉ दोनों शब्द है। ठीक है, दोनों शब्द है। पॉजिटिव से हमारा तात्पर्य याद रखिएगा जो प्रमाणित होता है, प्रमाणित विधि, पॉजिटिव लॉ जो प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं एक मोरलिटी के बारे में बताऊं, झूठ बोलना हकीकत में दुखदाई चीजें हैं, दुखदाई है, सब जानते हैं। ठीक है, कि ये झूठ बोलेगा तो हकीकत में किसी न किसी को नुकसान जरूर होगा। अफवाह फैलाना, ठीक है, अफवाह फैलाते हैं तो देखिएगा बहुत सारे लोग जो है तकलीफ में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा
कि जो सकारात्मक विधि है, जो प्रमाणित विधि है, जो प्रमाणित हो चुकी है, उस विधि का ही अध्ययन करना चाहिए। और अब के बाद में सारे लोग विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन करना, यानी कि पॉजिटिव लॉ का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विधि शास्त्र है। ठीक है, औपचारिक शब्द की व्याख्या यह केवल सादृश्य द्वारा ही करते हैं। जो दृश्य होता है, जो दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे सामने में लैपटॉप है, ये सादृश्य है, यही पॉजिटिव लॉ है, और इसी का अध्ययन करना चाहिए। जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जो कानों से हम सुन पा रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों से हम महसूस कर पा रहे हैं, और जो वास्तविकता में हमारी कोई उसकी उपयोगिता हो, जो उपयोगी ना हो उसके बारे में अध्ययन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो उपयोगी में यदि नहीं है तो ऐसे चीज़ों को जूरिस्प्रूडेंस में शामिल नहीं करना चाहिए। इनका करना यह है। हॉलैंड जो है ऑस्टिन के थ्योरी को, सामंत के थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये न ऑस्टिन को ठीक मानते हैं, न सामंत को ठीक मानते हैं। ये हॉलैंड की विचारधारा दोनों की विचारधाराओं से एक प्रकार की अलग है। यानी कि हॉलैंड के थीम में सामंत के थीम भी दिखाई देगा और ऑस्टिन के थीम भी दिखाएगा। इनका कहना है कि ऐसे क्रमबद्ध अध्ययन करो जो वास्तव में वो विधि मौजूद है, जो मौजूद नहीं है उसके बारे में आपको अध्ययन नहीं करना है। यही हॉलैंड का विचार है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने कहा था? ये ऑस्टिन का थ्योरी है। ये भी पॉजिटिव लॉ के बारे में बोलता है, लेकिन फिलोसॉफी की बात करता है। और हॉलैंड और ऑस्टिन में अंतर क्या है? मैंने बताया अभी कि वो, ठीक है, वो सकारात्मक विधि का, ठीक है, विज्ञान का है, विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन करने की बात करता है। ये दर्शन की बात करता है, केवल एक पक्ष की बात करता है। सकारात्मक विधि में, ठीक है, सकारात्मक पॉजिटिव लॉ में अपने आप में दर्शन फिलोसॉफी होता ही है। फिलोसॉफी आपकी देखने की नजरिया, और ये ऑस्टिन जो पॉजिटिव लॉ है उसको देखने के नजरिए के बारे में बात करता है। आप उसको कैसे देखते हैं? जैसे मोरलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान को कैसा देखना चाहते हैं? यदि संविधान को आपको पसंद है तो संविधान आपको अच्छा लगने लगेगा। यदि संविधान आपको पसंद नहीं है तो कितना भी अच्छा लिखा होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऑस्टिन का कहना है कि संप्रभु का जो समादेश है, संप्रभु ने जो आदेश दिया हुआ है, उसको देखने का नजरिया है। आपको यदि संप्रभु के प्रति प्रेम होगा तो वो विधि आपको अच्छा लगने लगेगा। यदि संप्रभु से आपको घृणा है, संप्रभु आपको पसंद नहीं है, तो कितना भी अच्छे ज्ञान हो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने जो है सकारात्मक विधि का दर्शन कह दिया। ठीक है, उनका कहना था पॉजिटिव लॉ एक राजनीतिक वरिष्ठ द्वारा उन लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है जो उनके अधिकार में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उन्होंने साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा हॉलैंड ने, और ऑस्टिन ने फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा। देखिएगा यहाँ पर जो है विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान कहता है। ये सिविल लॉ, साइंस ऑफ सिविल लॉ, ये सामंत की थ्योरी है। सामंत ने कहा है, इस परिभाषा को सामंत ने दिया हुआ है। यानी कि नागरिक विधि का अध्ययन करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जिस देश में नागरिक रहते हैं और उस नागरिक के विधि का, नागरिकों के जो कानून है उसका अध्ययन करना चाहिए, किसी अन्य चीज का नहीं करना चाहिए। विधि शास्त्र को कानून के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दर्शन के रूप में। यानी कि सामंत ने जो फिलोसॉफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ कहा है, ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है, और ये सिविल लॉ का है, साइंस ऑफ सिविल लॉ का है। तो आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, यह मौजूदा नियमों और उन नियमों में शामिल सिद्धांतों को व्यवस्थित अध्ययन करता है। व्यवस्थित अध्ययन मतलब विज्ञान। और उनका कहना है कि केवल विधायन विधि के जो पुट है, विधि में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको केवल अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, उनका कहना था
कि सामंत का कहना था कि सिद्धांतों का भी क्रमबद्ध अध्ययन करना है, अवधारणाओं का भी, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन है, जो भी रूल रेगुलेशन बना हुआ है, उसका भी क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। यानी कि सारे कानूनों का, केवल विधि एकमात्र नहीं है। जब जब हम जूरिस्प्रूडेंस के में स्टडी करते हैं तो केवल एक पक्ष को नहीं बल्कि सभी पक्षों का अवलोकन होना चाहिए, सभी पक्षों का गौर करना चाहिए, और उसके बाद में, ठीक है, सही या गलत, उचित या अनुचित, करेक्ट या गलत, ये सारे चीजों का जो है निचोड़ यानी कि निर्णय लेना चाहिए। ये सामंत की थ्योरी है, सामंत का डेफिनेशन है। आप देखिएगा यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया साइंस के बारे में बोल रहा है, पॉजिटिव लॉ के बारे में बोल रहा है। पहले मैंने 3 बता दिया, अभी मैंने 3 बता दिया। यानी कि अल्पियन को एक साथ जोड़ना है, स्टोन को जोड़ना है, ठीक है, लॉस्की को एक क्रम में जोड़ना है। पहला हॉलैंड की जो थ्योरी है वो ऑस्टिन और सामंत की थ्योरी से जुड़ा हुआ है। यानी कि दोनों का जो है क्रिटिसाइज करके हॉलैंड ने निकाला है। तो देखिए 6 डेफिनेशन आपको याद हो गया। अब अन्य डेफिनेशन ये मिश्रित स्वरूप का है। ये सारे लोग रूल रेगुलेशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं। तो उसमें से एलन, कीटन, ग्रे और रास्कोपाउंड आते हैं। ये 3 नाम जो है, डॉक्टर एलन, कीटन और ग्रे, ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कहना है कि जो भी एजेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उसका सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना, ठीक है। जितने भी प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ है, नेचुरल जस्टिस है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन है, इन सब का सिंथेसिस करना चाहिए, संश्लेषण करना चाहिए। यानी कि सबको मिलाकर एक सिद्धांत बनाना चाहिए। एलियन का करना है जितने भी सिद्धांत बने हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन सब को मिला के एक थ्योरी बनानी चाहिए। यही है जूरिस्प्रूडेंस और कुछ नहीं है। कीटोन ये भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। ये एजेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, और एजेंशियल को उन्होंने जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कर दिया और उन्हें कहा कि उसको अरेंज करना चाहिए। जैसे एलियन ने कहा है कि सारे सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाना चाहिए, तो कीटोन कहता है कि आपको सारे जो प्रिंसिपल हैं, जनरल प्रिंसिपल हैं, ठीक है, सामान्य सिद्धांत हैं, विधि के सामान्य सिद्धांत हैं, उसको अरेंज करना चाहिए। कहां पर कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करना चाहिए। ग्रे कहता है, देखिएगा यहां पर जो है ग्रे भी कीटन के थ्योरी को ले लिया है। यहां पर भी रूल्स की बात करता है, प्रिंसिपल की बात करता है, ठीक है, लेकिन ग्रे कोर्ट को ज्यादा प्रश्रय देता है। ग्रे केवल कोर्ट को प्रश्रय देता है, कोर्ट शब्द आएगा उसमें। ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत और ये बारे बातें जो कर रहे हैं, ये सब सिद्धांत जो है ग्रे का करना है कि न्यायालय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा रास्कोपाउंड है, आप सभी जानते हो, साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि आज के परिचय में रास्कोपाउंड का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका अध्ययन करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सोर्सेस ऑफ द लॉ, क्योंकि आपके टॉपिक के हिसाब से जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के हिसाब से आपको अध्ययन करा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, ठीक है, बताइए। और हाँ, याद रखिएगा, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, लॉ के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं लाइव क्लास चले तो मुझे ज़रूर संपर्क करें, अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि लॉ में नेट की क्लासेस, नेट के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। नहीं भी होगा तो आपको नोटिफिकेशन हम देंगे ताकि हमको जो हमारे से जुड़ जाइए। 9131922789 9131922789 में व्हाट्सअप करें, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और फिर हम जो NTA VGC नेट पेपर 2 लॉ के बारे में हम आपको जो भी होगा वीडियो जब अपलोड करेंगे
रिकॉर्डिंग वीडियो या लाइव क्लासेस हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू।